back, and today we are going to continue our discussion about random forest. So previously, as we have discussed, what are the random forest and what are the benefits of having random forest. So now we are going to continue and discover more about the thing which is called random forest. As you remember, the random forest is like having group of experts who are not perfect, but their combined conscience is making sense here. So, as you can see in this picture, there are multiple trees. Okay, there's this one, two, and so on and so forth. So, here each tree is deciding something about a particular topic, and with that topic, we are coming to a common point which is agreed by all. So, this is basically our random forest. So let's continue our journey in this field and we will continue learning a lot of things about the random forest. So बात ये है कि हमने अपने जो पिछली क्लास है या हमारा जो सेशन था उसमें हम डिस्कस किया था फॉर डिसीजन ट्री डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट के बारे में. ठीक है. एंड रैंडम फॉरेस्ट के बारे में. ठीक है. तो आज हम इन्हीं चीज़ों को और भी ज़्यादा ग्रेटली डिस्कस करेंगे जिससे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकें कि यार एक्चुअली में हमारा रैंडम फॉरेस्ट काम किस प्रकार करता है. ठीक है. जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको मल्टीपल ट्रीज दिख रहे हैं. ठीक है. हर एक डिसीजन ट्री किसी न किसी कंबाइंस मतलब कोई कॉमन पॉइंट पे आ रहा होगा. ठीक है. तो ये कुछ इसी प्रकार से है कि हमारे पास एक एक्सपर्ट पैनल है. ठीक है. हमारे पास एक एक्सपर्ट पैनल है और वो एक्सपर्ट पैनल किसी भी चीज में बेस्ट नहीं है. ठीक है. हर एक का कोई ना कोई अपना बायस है या फिर कोई ना कोई अपनी स्पेशलिटी है. सब कोई एक ही चीज पे एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कोई एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आके वो सारे के सारे एग्री कर रहे हैं. वही है हमारा क्या कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट बना रहा है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं. तो देखो सबसे पहला हमारे पास सवाल है, एक ही सवाल है कि रैंडम फॉरेस्ट ठीक है, व्हाई रैंडम फॉरेस्ट. सो इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस like basically we just like on the previous session we have learned about the random forest and why we are using them. So let's revisit that thing and then we will continue our journey in the like realm of random forest. Okay. So basically random forest fix the biggest weakness of single decision tree. Okay. First one is overfitting, second is instability, third is insensitivity to the noise. And by combining many trees, what we get higher accuracy, stronger generalization, and third one is robust prediction. तो यहाँ पे अब ये समझिए कि रैंडम फॉरेस्ट सबसे बड़ी कमी को दूर करता है जो कि एक सिंगल डिसीजन ट्री में आती है. ठीक है. वो क्या क्या हो सकती हैं. सबसे पहला वो हो सकती है हमारी ओवरफिटिंग. ठीक है. फिर उसके बाद वो इंस्टेबल. ठीक है. वो इंस्टेबल हो सकता है, आपका सिंगल डिसीजन ट्री इंस्टेबल हो सकता है. तो रैंडम फॉरेस्ट के आने के कारण क्या होता है कि एक सिंगल ट्री पे सारे के सारे लोड नहीं पड़ते. जैसे आप यहाँ पे अगर नोटिस कर पा रहे होगे तो सिंगल डिसीजन ट्री में क्या हो रहा है. अगर हम सिंगल डिसीजन ट्री में हो कुछ ऐसा रहा है. ये देखिए यहाँ पे ये रैंडम पॉइंट्स हैं. ठीक है. ये रैंडम पॉइंट्स हैं जो भी आपको अगर महसूस हो पा रहे होंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करता है और वहीं पे हमारी ओवरफिटिंग होती है. ठीक है. तो ओवरफिटिंग से बचाता है क्या हमारा फॉरेस्ट्री. ठीक है. हमारे बेसिकली हमारे एंसेम्बल मॉडल्स. ठीक है ना. तो और इसके अलावा देखिए क्या है कि अब इस मॉडल में देखिए इंस्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसको सब कवर करना है तो वो कितना स्टेबल होगा. आप ये समझिए कि एक एक हिंदी में एक उखान है, एक है सादा सब सदा है, सब सादे सब जाए. ठीक है. तो बेसिकली ये कुछ इसी प्रकार से है कि
अगर हमारा यहाँ पे हमारा क्या है, सिंगल ट्री क्या कर रहा है, सिंगल ट्री सबको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और सबको कैप्चर करने की कोशिश में वो इंस्टेबल भी हो रहा है, और कई बार तो वो नॉइस को भी कैप्चर कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे मल्टीपल ट्रीज हैं, ठीक है, हमारा जो बेसिकली फॉरेस्ट है, वो क्या कर रहा है, वो सारे के सारे एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। सारा लोड उनके बीच में बट चुका है, ना कि किसी एक ही ट्री के ऊपर सारा का सारा लोड डाल दिया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे sorry. By combining many trees, what we get high accuracy, stronger generalization and robust predictions. तो जब हम अपने रैंडम फॉरेस्ट का यूज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ठीक है। तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। कैसे? देखिए, हमारी एक्यूरेसी कुछ इस प्रकार से बढ़ गई कि हमारे बहुत सारे मॉडल्स, ठीक है, या फिर हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट किसी एक पॉइंट पे आके और एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई, ये चीज़ जो आपने कही है, ठीक है, वो बहुत सही है, ठीक है, ये चीज़ कहीं से गलत नहीं है। तो यहाँ पे आप इस मतलब क्या कहते हैं, जब हमारे मल्टीपल मॉडल्स एक किसी चीज़ पे आके एग्री कर रहे हैं, बेसिकली ये आपकी मान के चलिए कि यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मेरे को शब्द नहीं याद आ रहे हैं। डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तो मेजॉरिटी जिसको वोट मिलेगा वही सही है, ठीक है, वो इस प्रकार से काम करता है। स्ट्रॉन्गर जनरलाइजेशन, भाई अपने लोड बियर करना, मतलब मल्टीपल पॉइंट्स पे लोड दे दिए ना, ठीक है। मतलब देखिए, जैसे एक क्या है, अगर सिंगल डिसीजन ट्री में अगर हम कैंटिलीवर की बात करते हैं, ठीक है, तो सिंगल डिसीजन ट्री में हमने क्या किया, यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे लोड दे दिया सारा का सारा। अब यहीं पे बेंडिंग होगी, सारा सारा फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी ये बीम है उसको मल्टीपल सपोर्ट्स दे दिए, ठीक है, मल्टीपल सपोर्ट्स दे दिए। अब यहाँ से हमने जब लोड डाला इस पे, ठीक है, तो वो हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उसको दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। और रोबस्ट प्रिडिक्शन, तो भाई जब हमारा बेस स्ट्रांग है तो प्रिडिक्शंस तो सही आने ही है, ठीक है। अब हम आते हैं कोर आइडिया पे, ठीक है। हमारा कोर आइडिया है क्या इसका, ठीक है, हमारा रैंडम फॉरेस्ट करता क्या है। तो देखो, सबसे पहले रैंडम फॉरेस्ट फर्स्ट इज creates many decision tree. Each tree sees a random subset of data. Each tree sees a random subset of feature, and predictions are combined. Then classification is equal to majority vote. Regression is average value. ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्या कर रहा है, सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि बहुत सारे डिसीजन ट्री बना रहा है, ठीक है, मल्टीपल, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ठीक है, बहुत सारे डिसीजन ट्री बना रहा है। उसके बाद ईच ट्री सीज अ रैंडम सबसेट ऑफ डेटा, ठीक है। तो हर ट्री के पास कोई भी रैंडम सबसेट होगा, जैसे हमारे पास एक मान के चलिए कि ये एक बड़ा सा सेट है, ठीक है ना, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में दे दिया, ठीक है। अभी छोटे छोटे टुकड़ों में दे दिया तो हर छोटे टुकड़े में हर ट्री के पास अपना एक अलग टुकड़ा गया है, ठीक है। और सिंगल ट्री में ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा एक हैवी लोड उसके ऊपर पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमने उसको टुकड़ों में बांट दिया। अब आप इसको कुछ अगर सर्कल में वो होता है तो आप ये मान चलो कि ये मैंने स्क्वायर बनाया है, ठीक है। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब अगर हम होल की बात करें तो ये सिंगल डिसीजन ट्री का काम है, ठीक है। लेकिन रैंडम फॉरेस्ट में क्या होगा, किसी के पास 1 जाएगा, किसी के पास 2, किसी के पास 3 4 5 6, इसी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर बंट जाएंगे, तो किसी के ऊपर सारा लोड नहीं आएगा, ठीक है। ईच ट्री सीज अ रैंडम सबसेट ऑफ फीचर, ठीक है। अब हर एक डेटा का कोई ना कोई फीचर होगा, ठीक है। तो हर ट्री के पास अलग डिफरेंट, ठीक है, हर जैसे हर ट्री के पास अलग डेटा सेट जा रहा है रैंडम, वही सबसेट जा रहा है, उसी प्रकार से रैंडम फीचर भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमने जब डेटा ही रैंडम दिया है, डेटा को रैंडम सबसेट दिया हुआ है, तो फीचर भी रैंडमली डिवाइडेड होंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारा ये सब कुछ हो गया तो फिर हमारा आता है प्रिडिक्शंस, ठीक है। तो प्रिडिक्शंस को कंबाइन किया जाता है, और जब जो क्लासिफिकेशन वाले होते हैं
वो कैसे आते हैं? जब हमको मेजॉरिटी वेट, जैसे मान लो कि अ, हमारा ये रैंडम फॉरेस्ट है और इन सब ने बोला ए सही है, ए सही है, ए सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तीनों को में वोट किसको मिला सबसे अधिक? 3 मिले हैं ए को, ठीक है। बी को मान के चलो मिले हैं 2, इसने बोला गलत है, इसने बोला सही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी वोट किसको मिले हमारे? ए को मिले। तो यहाँ पे ए को ही सही माना जाएगा, ठीक है। और इसी में रिग्रेशन कैसे आता है? इसमें रिग्रेशन का प्रिडिक्शन कैसे, कि जितनी भी चीजें हैं उनका एवरेज वैल्यू, ठीक है, जितने प्रिडिक्शंस आए उनका एवरेज वैल्यू है, वो हमारा रिग्रेशन निकाल के दे देता है। अब बूट स्ट्रैपिंग द डेटा, ठीक है। बूट स्ट्रैपिंग द डेटा, आप इसको कुछ इस तरीके से समझ लो कि हमारे पास एक बड़ा सा क्या है, एक बैग है, उसमें छोटे छोटे कंचे पड़े हुए हैं, ठीक है। या फिर मैं कहता हूँ कंचे नहीं पड़े हैं आपके पास, आपने जेम्स खरीदी, ठीक है। आपने जेम्स का क्या खरीदा? 50 वाला पैक खरीदा, ठीक है। अब वो 50 वाले पैक को आपने 10-10 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 10-10 में डिवाइड कर दिया। अब हर एक के पास 5-5 हैं, ठीक। तो अब इसमें क्या करेगा वो? बूट स्ट्रैपिंग इज इक्वल टू सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, each tree gets a slightly different data set. What is the benefit of this? It adds diversity, it reduces overfitting and it improves stability. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने सबसे पहले मान लिए हमारा ए बैग बना, बी बैग बना, ठीक है, सी बैग बना, डी बैग बना, ठीक है, और ई बैग बना, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने जो 50 वाला वो लेके रखा था उसको डिवाइड कर दिया ये ए बी सी डी ई में, ठीक है। अब हर एक से सैंपल ले रहे हैं और हमने वो सैंपल लेने के बाद वापस उसी बैग में डाल दिया, ठीक है। तो हर एक का अपना एक अलग, मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने सैम्पलिंग ली, ठीक है, और वापस से बैग में डाल दिया उसको, ठीक है। अब यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है हमारा, जो जैसे कि बेसिकली अगर हम बात करें जेम्स की, तो जेम्स ऑलरेडी मल्टीपल कलर्स में आता है, ठीक है। तो जब जेम्स आपका जब मल्टीपल कलर्स में आता है, तो अब हमने उस मल्टीपल कलर को भी अलग अलग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जब बांध दिया या बांध के रख दिया, ठीक है। तो अब सबको अलग अलग ही डेटा मिल रहा है, ना कि एक जनरलाइज किसका, जेम्स का, ठीक है। किसी को लाल मिल रहे हैं, किसी को मरून मिल रहा है, किसी को ग्रीन मिल रहा है, ब्लू मिल रहा है, ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि डाइवर्सिटी आ गई, ठीक है। यहाँ पे डाइवर्सिटी आ गई, एग्जैक्टली ये जेम्स की तरह काम नहीं करता, बट फॉर एग्जांपल हम इसको जेम्स की तरह ही एक बारी समझने की कोशिश करेंगे। ये डाइवर्सिटी इंक्लूड करता है, ठीक है। रिड्यूसेस ओवरफिटिंग, ठीक। बहुत सारे रैंडम डेटा आने की जगह क्या करता है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, तो इधर उधर जाने की जगह थोड़ा सा कंस्ट्रेंट कर दिया हमने इसको। इम्प्रूव स्टेबिलिटी, ठीक है। हमने बोला 50 का 50 एक बार में खा जाओ, हालांकि कुछ लोग खा जाते हैं, बट ये हेल्थ के लिए सही नहीं है। लेकिन यही अगर हमने उसको टुकड़ों में बांट दिया तो लेस, मतलब जो बोलते हैं ना कि कम हानिकारक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रैंडम फीचर सिलेक्शन, ओके। तो इसमें क्या होता है, तो एट ईच स्प्लिट एवरी ट्री पिक्स फ्रॉम अ रैंडम सबसेट ऑफ फीचर, नॉट ऑल फीचर्स, ठीक है। मतलब देखो हमने जो वो सबसेट बनाए थे ए बी सी डी ई एफ या वॉट एवर, ठीक है। तो हर स्प्लिट में क्या हो रहा है, हर ट्री रैंडम सबसेट से फीचर्स लेता है, ठीक है। सारे फीचर्स नहीं लेता है, क्या करेगा वो, रैंडम सबसेट ऑफ फीचर। तो हर स्प्लिट में क्या करेगा वो, रैंडम सबसेट लेगा। जैसे हमने जो सबसेट बना दिए थे हमने जेम्स के 50 के डिब्बे के, छोटे 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 10-10 वाले, ठीक है। तो हमने जब सबसेट बना दिए तो हर बार क्या करेगा, हर ट्री रैंडम सबसेट लेगा, ठीक है। रैंडम ट्री, रैंडम ट्री क्या उठाएगा, हर बारी रैंडम सबसेट उठाएगा, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होता है, तो बेनिफिट्स आर ट्री बिकम्स मोर इंडिपेंडेंट, ओके, इट रिड्यूसेस कोरिलेशन अमंग ट्रीज, इट इम्प्रूव्स प्रेडिक्टिव पावर। तो हर बारी क्या हो रहा है यहाँ पे, हर बारी हो रहा है कि
अब हर बार उसको अलग अलग डेटा सेट मिल रहा है, जैसे किसी को ब्लू, ग्रीन, येलो, वट एवर कलर कुछ भी मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो कलर डिपेंडेंट नहीं हो गया कि इसी कलर का होगा तो ही वो जेम्स है, ठीक है। अगर इस कलर का नहीं हुआ तो वो जेम्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट हो गया, उसकी खुद की समझ डेवलप हो गई कि भाई, अगर यहाँ पे उसकी खुद की समझ डेवलप हो गई कि RGB, ठीक है, Y W, या कुछ भी कलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट हो गया भाई, उसको सब अपना अलग अलग वो हो गया, ठीक है। सब अपना अपना मतलब देखो, सीधी सी बात है कि सब अपने आप में सक्षम हो गए, ठीक है। इट रिड्यूसेस कोरिलेशन अमंग ट्री, तो इसने क्या किया कि जो पेड़ पौधे हैं उनके बीच का कोरिलेशन खत्म कर दिया, ठीक है। पेड़ पौधे में बोल रहा हूँ, रैंडम ट्री हमारा जो है उसके बीच का क्या किया, क्या किया, कोरिलेशन खत्म कर दिया, ठीक है। कि नहीं भाई, ये मिलेगा तो जेम्स है, ये नहीं मिलेगा तो जेम्स नहीं है, नहीं भाई इंडिपेंडेंट है, इस कलर का रहेगा तो भी जेम्स है, इस कलर का नहीं रहेगा तो भी जेम्स है। हर एक की अपनी अपनी अलग अंडरस्टैंडिंग बनी, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जब कॉमन एक कॉन्साइंस आएगा, तो आप ये सोचो कि यहाँ पे मैं रेड बनाता हूँ, ठीक है, येलो बना देता हूँ, ठीक है, ग्रीन बना देता हूँ, ब्लू बना देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ब्लू बना देता हूँ, पर्पल बना देता हूँ, और काला तो आपको दिखेगा नहीं बट बना रहा हूँ मैं, और वाइट बना देता हूँ, ठीक है। अब आप ये समझो कि कई किसी सेट में ये आएगा, किसी सेट में ये आएगा, किसी में ये आएगा, किसी में ये आएगा, ठीक है। तो का हर एक जो हमारा ट्री है उसका अलग अंडरस्टैंडिंग बनेगा कि हाँ, ये चीज़ें भी हो सकती है उसमें। फिर उसका जब वोटिंग होगी, तो वोटिंग आएगी, तो जब कहेंगे कि हमारा जो रेड है वो जेम्स है या नहीं है, ठीक है। तो मान के चलो कि अगर 5 ट्रीज के पास सेट गया, ठीक है, और 5 में से 3 के पास गया कि यस, और 2 के पास नहीं गया, ठीक है। जब 5 के पास 3 के पास गया तो उसने 3 ने वोट किया कि हाँ रेड जेम्स है, ठीक है। लेकिन 2 ने कहा कि नो, नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे मेजोरिटी वोट जीता, ठीक है। ऑब्वियसली हमको पता है कि जेम्स हैं सारे के सारे, बट हमारे मॉडल को भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये किया। अब यहाँ पे इनकी प्रिडिक्टिव पावर, जब छोटे छोटे टुकड़ों में इन्होंने बहुत सारे सैंपल्स देख लिए, ठीक है, तो किसी के ऊपर लोड आए बिना भी इनके जो प्रिडिक्टिव पावर वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ये लैग नहीं हुआ, ठीक है। सारा का सारा लोड एक पे नहीं जाके मल्टीपल्स उस पे गया। कंबाइनिंग प्रिडिक्शंस, ठीक है। कंबाइनिंग प्रिडिक्शन, तो प्रिडिक्शन को कंबाइन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देखो, सो फॉर क्लासिफिकेशन ईच ट्री वोट्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फॉर क्लासिफिकेशन ईच ट्री वोट्स, फॉरेस्ट पिक्स द मेजॉरिटी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने बोला कि रेड इज इक्वल टू जेम्स, ठीक है, तो यहाँ पे यस के लिए 3 आए, नो के लिए 2 आए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट ने मेजॉरिटी क्लास को पिक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक डिसीजन ये बन गया कि हाँ रेड है हमारा, तो जेम्स है, ठीक है। फॉर रिग्रेशन ईच ट्री आउटपुट्स अ नंबर, फॉरेस्ट एवरेजेस देम। तो यहाँ पे रिग्रेशन के लिए क्या है, हर ट्री इसको किसी स्केल पे रेट कर रहा है, जैसे बोल रहा है कि ये बात कितनी सही है, 1 से 10 की स्केल में आप बताओ, ठीक है। हर ट्री किसी ने दिया कि 10 में 10 है, 3 ने 0 10 में 10 है, 2 ने दिया कि 0 है, ठीक है, एक ने दिया कि 2 है, ठीक। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे हमारा जो फॉरेस्ट है ये सबको एवरेज करेगा और हमको क्या दे देगा, हमारा रिग्रेशन। अब व्हाई रैंडम फॉरेस्ट आर सो गुड, तो भैया हमने रैंडम फॉरेस्ट को चुना ही क्यों, क्यों ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। सो व्हाई वी हैव चोजन दिस, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन इट हैंडल्स नॉन लीनियर पैटर्न, ठीक है। इट रेजिस्ट ओवरफिटिंग, इट वर्क्स विथ लार्ज फीचर सेट, इट हैंडल्स मिसिंग डेटा, एंड इट परफॉर्म्स वेल बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि हमने ना कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया,
हालांकि ये रॉकेट साइंस है अगर हम वैसे बात करें, बट हाँ, कि हमने कुछ बहुत खतरनाक चीज़ नहीं की, ठीक है ना। हमने रैंडम जो फॉरेस्ट है उनकी बेहतरी कैसे जानी, जो हमारे नॉन लीनियर डेटा है, ठीक है। मतलब हम अगर वाइट वाइट ही जेम्स जेम्स दे रहे थे तो वो लीनियर पैटर्निंग बन रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें जब वेरिएशंस आएगी, ये भी जेम्स है, ये भी जेम्स है, ये भी जेम्स है, ये भी जेम्स है, नॉन लीनियर पैटर्न आया, लेकिन इसको ये हैंडल बहुत अच्छे से करते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल जो ट्रीज हैं उनका एक कॉमन डिसीजन आता है इस चीज़ पे, ठीक है। फिर रेजिस्ट ओवरफिटिंग। अब इसी जो हमारे के सारे जेम्स थे उन्हीं के बीच में मैंने कुछ और रख दिया, ठीक है, विच लुक्स लाइक सजेम। लेकिन अब ये बताओ कि वोटिंग में वो आउट होगा या नहीं होगा। अगर वो सैंपल कहीं है ही नहीं तो वोटिंग में वो आउट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको वोट करने वाला एक ही है, बस उसके खिलाफ वोट करने वाले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वर्क्स विथ लार्ज डेट फीचर्स डेटा सेट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम जेम्स की बात कर रहे हैं, देखो जेम्स या फिर कोई एक, क्या तो नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, काफी अच्छा सा नाम है वो, स्किटल्स। हम्म, स्किटल्स, सेम स्किटल्स ही है, ठीक है ना। तो अब ये बताओ कि अलग अलग कलर्स में है, ठीक है, बड़ा सा अमाउंट है, लेकिन वो सारे के सारे उन्होंने टुकड़ों में बांट के, छोटे छोटे बैग्स में बांट के सबका मतलब हिस्सा बांट कर दिया बराबर बराबर, कि भैया कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे, अपना अपना हिस्सा देखो, ठीक है। इट हैंडल्स मिसिंग डेटा। तो आप ये सोचो कि मैं कुछ इस प्रकार से बोलूँगा, मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल कर रहा है। आप कुछ इस प्रकार समझो कि अम, एक बैच के पास ये गया, ठीक है, एक बैच के पास ग्रीन गया, ठीक है, दूसरे बैच के पास ग्रीन गया, ठीक है, तीसरे बैच के पास ग्रीन गया, चौथे बैच के पास ग्रीन नहीं गया, पांचवें बैच के पास ग्रीन गया। अब ये बताओ कि ये पांच के पांच गए, अब बीच में चौथा नहीं है, तो क्या ज़रूरी है कि चौथा के पास डेटा नहीं है तो हमारे प्रिडिक्शंस नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम कॉमन कंसाइंस पे चल रहे हैं लोगों के, ठीक है। मतलब एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से डेटा मिल जाएगा, ठीक है। इट परफॉर्म्स वेल बाय डिफॉल्ट, तो हमको इसको ट्यूनिंग करने की जरूरत नहीं होती। बेसिकली आप ऐसे रॉ डेटा फेंको और ये अपना काम करना चालू कर देगा। या फिर हमको बहुत कम ट्यूनिंग करनी पड़ती है, बाकी मॉडल्स को बहुत कुछ सिखाना पड़ता है एट इनिशियल स्टेज, बट इसमें हमको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। हमारा रैंडम फॉरेस्ट जो है वो सबसे अच्छा काम कैसे करता है या कहाँ पे करता है, ठीक है। ये हमारा रैंडम फॉरेस्ट जब बहुत अच्छे से काम करता है तो हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है, किस कंडीशन में बहुत अच्छे से काम करता है। तो देखिए, हमारे पास जब मिक्स डेटा टाइप होगा, जो कि न्यूमेरिक और कैटेगोरिकल दोनों से मिलकर बना हुआ, बहुत बढ़िया काम करेगा। हमारा डेटा सेट स्ट्रक्चर्ड है, दैट इज बेसिकली इट इज इन टेबुलर फॉर्म। द प्रॉब्लम्स वेयर इंटरप्रेटेबिलिटी इज नॉट द टॉप प्रायोरिटी, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन अगर बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेगा। और हमारा डेटा सेट मीडियम साइज का है, तो यहाँ पे, तो इन चार कंडीशंस में हमारा रैंडम फॉरेस्ट है वो बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। Understand where our random forest struggles. Okay, so our random forest struggles when we have very high dimensional data. Like basically, we have multiple types of it. Whether like this might be in the form of text, images, audios, and lots of other stuff. Okay, real-time low latency applications. When we require real-time low latency application, like we want instant output, it struggles. Where large memory consumption is required, it struggles. Harder to interpret than a single tree. So these are the four conditions at which our like random forest struggles. तो हमारा random forest जब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हाई डायमेंशनल डेटा होता है, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, या फिर और भी कोई डेटा हो गया, वहाँ पे हमारा रैंडम फॉरेस्ट स्ट्रगल करने लगता है, ठीक है। रियल टाइम लो लेटेंसी एप्लीकेशन में ये फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा मतलब स्ट्रगल करेगा। अगर हमको आउटपुट इंस्टेंट चाहिए तो नहीं मिल पाएगा, तो बेसिकली ये फेल हो रहा है वहाँ पे।
लार्ज मेमोरी कंजम्पशन, जहाँ पे भैया मेमोरी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ ये फेल होगा। ठीक है। और हार्डर टू इंटरप्रेट देन अ सिंगल ट्री। तो अब ये समझो कि अगर किसी रैंडम फॉरेस्ट के लिए ही कोई चीज़ इंटरप्रेट करना कठिन हो रहा है तो वो तो फेल होना ही होना है। ठीक है। तो हमारी ये बेसिकली ये हमारी चार कंडीशन है जहाँ पे हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्या हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। आउट ऑफ बैग एरर। ओके। सो व्हाट इज आउट ऑफ बैग एरर? आउट ऑफ बैग एरर वही है जो हम अभी जेम्स को बांट रहे थे। ठीक है। तो उस पे जो एक एरर आती है वो है आउट ऑफ बैग एरर। So since each tree trains on 63% of data, the remaining 37% can be used as validation sample, giving unbiased error estimate and no need for test train split in some cases. तो देखो हमारे जो आउट ऑफ बैग एरर है, ठीक है, अब आप यहाँ पे ये समझो कि हमारा जो डेटा है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे जब चीज़ों को अलग अलग बॉक्सेस में रख दिया था, ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली हमारा जो मेन ट्रेनिंग हुई डेटा की वो हुई 63% पे। ठीक है। हर ट्री ने 63% ही देखा है डेटा, 37% डेटा उसने नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो सैंपल किसी और के पास गया हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम वो 37% जो उसने नहीं देखा ना उसको यूज कर सकते हैं उसके टेस्ट में। ठीक है। उसके टेस्ट में यूज कर सकते हैं। क्या? वैलिडेशन सैंपल के लिए। इससे क्या होगा? अनबायस्ड एरर एस्टिमेट। तो हमारे को क्या मिल जाएगा? एरर जो निकलती हैं इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जो एरर आती हैं वो अनबायस्ड होंगी। वो हमको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि इतना इतना परसेंटेज एरर आ रहा है इसके प्रोडिक्शन में। ठीक है। नो नीड फॉर टेस्ट, लाइक नो नीड फॉर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट्स इन सम केसेस। तो ये करने से हमको क्या होगा? ये करने से हमको कई कंडीशंस में, कई केसेस में हमको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंस। Basically, feature importance is something like a random forest provides feature importance score based on gene importance. Okay, has gene importance and split frequency. Impact on reduction of impurity. It is useful for model interpretation and feature selection. Okay, तो हमारा जो फीचर इम्पोर्टेंस है वो कुछ ये है कि हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है कि हमारे फीचर इम्पोर्टेंस स्कोर वो किस प्रकार से देता है? जीनी इम्पोर्टेंस से और स्प्लिट फ्रीक्वेंसी से। और इसका इसका इम्पैक्ट किस में, इसका इम्पैक्ट किस चीज़ के लिए यूज़फुल है? ठीक है। इसका इम्पैक्ट है इम्प्योरिटी को रिड्यूस करने के लिए। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? सबसे पहला मॉडल इंटरप्रिटेशन, दूसरा है फीचर सिलेक्शन। ठीक है। नाउ कम discuss a real world case study, that is a fraud detection system. So in fraud detection system there might be some features which are in form of transaction amount, location distance, time pattern, user history and device fingerprint. Okay. And with these features the random forest might provide you probability of fraud and confidence in prediction. So like basically the prediction will follow in such a way like whether this transaction is fraud or not, or and one more thing like how likely it is a fraud. Basically it is the confidence of that particular random forest in that prediction. तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि हम जब फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो आप कुछ बड़ा ही साधारण अगर हम बात करते हैं कुछ इस प्रकार की कि मान के चलो कि आपका अकाउंट मान लो 2 साल पहले आपने खोला, ओपन किया। ठीक है। अब आपका एक विड्रॉल का पैटर्न बन जाता है। ठीक है। तो यूजुअल आप एक सर्टेन रेंज के अंदर ही आप विड्रॉल करते हो, कभी कोई रैंडम ऐसा परचेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको अपना बजट भी देखना होता है। ठीक है। तो ये एक हिस्ट्री बनाता है। तो सबसे पहला फीचर हमारा ये हो गया।
ठीक है, हमारे पास ये फीचर्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट फीचर ये हो गया। देन लोकेशन डिस्टेंस। तो आप एक यूजुअल एक मतलब कई सारे बैंकिंग ऐप होते हैं ऐसे जो कि एक्सेस लेके रखते हैं लोकेशन का। ठीक है, तो आप ये समझो कि आपकी यूजुअल जो टेरिटरी है उसके आसपास से आपने किया, ठीक है, तो उसके लिए ग्रीन फ्लैग है। अगर उससे बाहर बहुत दूर से किया, कोई रैंडम जगह से किया, तो उसके लिए एक रेड फ्लैग बन जाता है। ठीक है, टाइम पैटर्न। टाइम पैटर्न है ऐसा कि बेसिकली अगर हम ऐसी बात करेंगे, हमारा टाइम जोन फिक्स है। ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो कई बार आप देखोगे फ्रॉडस्टर कुछ होते हैं जो डिफरेंट टाइम जोन में काम करते हैं, या फिर कई बार जो रेगुलर फ्रॉडस्टर भी होते हैं वो कई बार क्या करते हैं कि आपका डेटा चोरी करेंगे, लेकिन किसी और टाइम पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंट पकड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप रात में सो रहे होगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आप अपने फ़ोन को नहीं चेक करो। ठीक है, तो टाइम पैटर्न भी इसके लिए एक फीचर हो गया। यूज़र हिस्ट्री। ठीक है, यूज़र हिस्ट्री ये भी एक हमारा एक बेसिकली हिस्ट्री, बेसिकली हमारा एक ये भी एक फीचर है। और डिवाइस फिंगरप्रिंट। तो डिवाइस फिंगरप्रिंट आप ये मान के चलो कि जब आप कैश और कुकी की बात करते हो, अगर ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें हम ना, तो कई बार जब अपने आप इजी एक्सेस के लिए क्या करते हो, रिमेंबर दिस डिवाइस। ठीक है, जब आप ये करते हो या फिर आप अपनी यूजुअल डिवाइस के अलावा कहीं और से अगर एक बार लॉगिन करने जाते हो, तो बैंक आप पूछता है ना कि हाँ क्या है भाई, कौन हो आप। ठीक है, ये सारा जब आपको फीचर मिल गया, ठीक है, ये सारा फीचर मिल गया आपको, ठीक है, तो अब ये बताओ कि अब हमारे रैंडम फॉल्स के लिए आसानी हो गई, तो हमको क्या दो चीज़ें देगा? हमको दो चीज़ें देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड और कॉन्फिडेंस एंड प्रिडिक्शन। तो भैया अगर मान के चलो ये ग्रीन में आ रहा है, ये ग्रीन में आ रहा है, ये ग्रीन में आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये दोनों रेड में जा रहे हैं, ठीक है, ठीक, तो किसी सबसेट के लिए अब जैसे यहाँ पे वो कुछ सबसेट बनाएगा, ठीक है, ये जैसे मान के चलो ये पूरा का पूरा डेटा आ गया, ठीक है, तो उसके सबसेट बनाएगा। अब फिर उसमें वो कोशिश करेगा जानने की, उसमें वोटिंग करेगा और सारी चीज़ करेगा, और उसको अगर कुछ लगा कि ये फ्रॉड हो सकता है, ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम को अलर्ट करेगा, भाई दिस इज अ फ्रॉड, इमीडिएटली स्टॉप दिस ट्रांजैक्शन। और ये स्कोर भी उसके पास जाएगा कि मेरा कॉन्फिडेंस इतने परसेंट है कि यस दिस इज अ फ्रॉड और नॉट। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें कंबाइंड करके और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो बैंकिंग सिस्टम को बोलता है कि भाई इस ट्रांजैक्शन को होने देना है या नहीं होने देना है। ठीक है, तो यही है हमारा रैंडम फॉरेस्ट, और फिर हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।